साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित 75 एमसीक्यूज को। अगर आपको इन 75 एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इस पर एक क्विज भी तैयार कर रखा है, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो उस क्विज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वहां से आप इसका क्विज भी कर सकते हो। जब आप पूरे अच्छे से इन 75 क्वेश्चंस को यहाँ पर समझिए, सीखिए और इसके बाद टेस्ट लगा करके देखिए कि कितने आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस को। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज, विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है द पोइट ऑफ कवि के रूप में, किस कवि के रूप में इनको जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में इनके साथ साथ दो अन्य पोइट भी हैं जिनको जाना जाता है, जैसे रॉबर्ट सदे और एस टी कॉलरेज, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदे। इन तीनों पोइट्स को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कॉकर माउथ में हुआ था। कहाँ हुआ? कॉकर माउथ में। ध्यान बनाए रखना कि 7 अप्रैल 1770 को कॉकर माउथ में जन्म हुआ, जो कि कम्बरलैंड इंग्लैंड में है। अब हम अगर कम्बरलैंड की बात करें, कम्बरलैंड एक काउंटी का नाम है। जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उसी तरीके से इंग्लैंड में जो देश है वो काउंटी में बटा हुआ है। तो वहां का जो एक काउंटी है कम्बरलैंड, वहां का एक छोटा सा स्थान है काकर माउथ, जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ का 7 अप्रैल 1770 को क्या हुआ? जन्म हुआ। बात क्लियर है? और एक चीज मैं बता दूं कि 6 साल की उम्र में ये पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिनका एडमिशन कराया गया था काकर माउथ के ही ग्रामर स्कूल में, ठीक है, 1776 में। ध्यान बनाए रखना। और 87 में ये सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में गए थे। चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते रहेंगे एमसीक्यूज के साथ साथ। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है वाई एज, क्यों? इज द ईयर, कौन से साल की बात कर रहे हैं हम? 1798 की बात कर रहे हैं, 1798 की। टेकिन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, यानी कि 1798 को ही रोमांटिक मूवमेंट का बिगिनिंग यानी कि शुरुआत क्यों मानी जाती है? तो इस साल क्या हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो लैरिकल बैलेड थे वो पब्लिश हुए थे। तो लैरिकल बैलेड के पब्लिश होने की वजह से ही विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है 1798 से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। बात क्लियर होगी इतनी? लैरिकल बैलेड की आगे तो थोड़ी सी कहानी सुन लो, वीडियो बड़ा हो जाए तो हो जाने दो। फर्स्ट टाइम में इसको 1798 में ये पब्लिश हुई थी। सेकेंड टाइम जो है इसमें टोटल 4 वॉल्यूम आए थे। जो फर्स्ट एडिशन इसका आया था वो 1798 में, सेकेंड एडिशन इसका 1800 में आया था, जिसमें इसके प्रीफेस को एडिट किया गया था, ठीक है। थर्ड एडिशन इनका 1802 में आया था, जिसमें अपेंडिक्स को यानी कि ऐड किया गया था, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन को इसमें ऐड किया गया था। और इनका लास्ट एडिशन जो था वो फोर्थ एडिशन था, जो कि 1805 में आया था। तो ध्यान बनाए रखना, लैरिकल बैलेड में टोटल पोइम 23 थी, जिसमें 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोइम एस टी कॉलरेज की थी, ठीक है। जिसमें अगर हम ये भी बात करें कि लैरिकल बैलेड कि सबसे पहली पोइम कौन सी थी, तो सबसे पहली पोइम जो थी वो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी, जो कि एस टी कॉलरेज के द्वारा लिखी गई थी। और लास्ट पोइम लैरिकल बैलेड की टिंटन अवे थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। बात क्लियर हो गई? चलो अब ज्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में। अगला पोइम है सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं। ध्यान बनाए रखिएगा, रोमांटिक एज को हम क्या किस नाम से? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर, कौन सी साल विलियम वर्ड्सवर्थ ने एडिड जोड़ा, प्रीफेस को जोड़ा टू हिज, अपने लैरिकल बैलेड में। लैरिकल बैलेड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को किस साल जोड़ा? तो प्रीफेस को भैया जोड़ा था 1800 में। ध्यान बनाए रखिएगा, अपने सेकेंड
एडिशन में, जब लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन आया था उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में प्रीफेस को जोड़ा। और अपेंडिक्स की अगर बात करें तो अपेंडिक्स को इन्होंने जोड़ा था कब? 1802 में, जो इनका थर्ड एडिशन आया था। बात क्लियर हो रही है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आफ्टर होम किसके बाद, आफ्टर होम किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को बाद अपॉइंटेड नियुक्त किया गया था? क्या नियुक्त किया गया? पोइट लॉरेट, राष्ट्र कवि नियुक्त किया गया। किसके बाद इनको राष्ट्र कवि नियुक्त किया गया? ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का। तो रॉबर्ट साउदे के बाद इनको राष्ट्र कवि नियुक्त किया गया। जब रॉबर्ट साउदे की 1843 में मृत्यु हो जाती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ को वहां का पोइट लॉरेट बना दिया जाता है। कहां का? इंग्लैंड का। बात क्लियर हो गई नहीं? तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी और बात बता दूं, रॉबर्ट साउदे को बनाया कब गया था इंग्लैंड का राष्ट्र कवि यानी कि पोइट लॉरेट कब बनाया गया था? तो डेट याद बनाए रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1800 1813 में। कब बनाया गया था? 1813 में। और ये 43 तक फिर रहे। 43 में जब इनकी मृत्यु हो जाती तो विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट बनाया जाता है और ये 50 तक रहते हैं, यानी कि अपने जीवन पर्यंत विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेटशिप के बने रहते हैं इंग्लैंड के। जब 50 में इनकी भी 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की भी मृत्यु हो जाती है तब इनके बाद बनाया जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। बात क्लियर है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिटिसाइज, किसने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किसने की विलियम वर्ड्सवर्थ की, कॉलिंग कह करके, कॉलिंग हिम, उन्हें क्या कह करके? लॉस लीडर, लॉस लीडर कह करके उनकी आलोचना किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। किसने की? तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ड्सवर्थ ने एडेड, रिपीट हो गया कोई नहीं, प्रीफेस कब ऐड किया था टू द लिरिकल बैलेड में इन द ईयर? तो वो 1800 में ऐड किया था। कब? 1800 में। अगला क्वेश्चन हमारा है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस। क्या बोला गया? 9 नंबर क्वेश्चन, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। अगला क्वेश्चन है हु इज दिस ईस्टर्न डॉटर, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन में ईस्टर्न डॉटर किसको बोला है? तो ड्यूटी के लिए बोला है। किसको बोला है भैया? ड्यूटी के लिए। ध्यान बनाए रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स क्वार्टर कॉटेज। जो माइकल होता है, माइकल की कॉटेज का क्या नाम होता है? तो इवनिंग स्टार नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? इवनिंग स्टार। ए वाला ऑप्शन सही है। और ये एक पास्टोरल पोइम है। इसमें माइकल के बेटे का नाम क्या दिखाया जाता है? ल्यूक दिखाया जाता है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। माइकल की कॉटेज यानी कि कुटिया भी आपको पता लग गई, झोपड़ी भी पता लग गई। माइकल की कुटिया का क्या नाम था? इवनिंग स्टार नाम था। ठीक है, इसका बेटा ल्यूक होता है और ये एक पास्टोरल पोइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पे। उन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड इज मीन्स है, ये एक कैसी पोइम है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम जो है वो एक एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ठीक है, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। सबसे पहले इसमें 13 बुक्स में पब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में इसके बाद इसको 14 बुक्स में पब्लिश करवाया गया था। 14 बुक्स में कब पब्लिश करवाया गया था? 1850 में, इनके मरने के बाद इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा। ठीक है, और इसकी रेटिंग अगर बात करें, ये कब से कब तक लिखी गई? तो इसके 4 एडिशन आए टोटल, यानी कि 1798 से लेकर के 1805 तक इसको लिखा गया। ठीक है, पहला 1798 में, दूसरा एडिशन 1800 में, और तीसरा 1802 में, और चौथा 1805 में। इसको पब्लिश 1850 में करवाया गया था, इनकी मरने के बाद, पास्थुमसली। ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो पोएम थी वो एसटी कॉलेज को डेडिकेट थी। अच्छा, एसटी कॉलेज ने इसका एक इसी पोएम का, प्रिल्यूड का ही एक सब टाइटल दिया था। तो वो सब टाइटल क्या दिया था? उन्होंने भी इसका एक नाम रखा था, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। किसने? एसटी कॉलेज के द्वारा दिया गया नाम है। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया नाम क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम को जो टाइटल दिया था वो दिया था पोइम टू कॉलरेज।
ठीक है। और मरने के बाद जो है विलियम बर्ड्सवर्थ की जो पत्नी मैरी हचिंसन थी, उन्होंने इस बुक को टाइटल किस नाम से पब्लिश करवाया? द प्रिल्यूड करके पब्लिश करवाया। बात क्लियर होगी? तो तीन नाम इसके पता लग गए, प्रिल्यूड, द पोएम टू कॉलरेज और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। क्लियर? नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है बर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट। विलियम बर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा लंदन 1802। और ये लंदन 1802 वो किसके ऊपर लिखा? तो जॉन मिल्टन जो थे, जॉन मिल्टन के ऊपर इन्होंने इसको लिखा। ये एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइनों की पोएम होती है, जिसको 1802 में लिखा गया था और पब्लिश 1807 में इनके पोएम्स बैलून करके आया था 1807 में, तो उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था इस पोएम को। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो होम डज वर्ड्सवर्थ रेफर इन दीज लाइंस। नीचे एक लाइन दी गई है, दाउ दाई सोल तेरी आत्मा वास लाइक अ स्टार ओके एंड डोल्ड पार्ट। इसमें विलियम बर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर किया है? दाई सोल किसकी आत्मा की बात कर रहे हैं? तो विलियम बर्ड्सवर्थ की आत्मा की बात कर रहे हैं, सॉरी जॉन मिल्टन की आत्मा की बात कर रहे हैं। कौन? विलियम बर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। दाई सोल तेरी आत्मा, किसकी आत्मा? जॉन मिल्टन की आत्मा। ठीक है, बाजलाई का स्टार, एक स्टार की तरह एंड्रॉइड पार्ट। अब तो तेरी आत्मा जो है वो एक स्टार बन गई। जैसे हम लोग नहीं मरने के बाद कहते हैं देखो वो तारा देखो टूटते हुए जा रहा है, तो वैसे ही वहां पर इमेजिन किया है कि तेरी आत्मा तो अब क्या हो गई? एक स्टार बन गई, डोल्ड पार्ट, जो कि मुझसे अलग हो गई, तू इस दुनिया से छोड़ करके हमको चला गया। अगला द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम, जब पहला वर्जन आया था पोएम का, और पोएम कौन सी है? पोएम का नाम है भाई रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। 1802 में ये आई थी, लिखी गई थी। कौन सी पोएम? एक बार फिर से बोल दो, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? संकल्प करना, संकल्प। एंड इंडिपेंडेंस तो पता ही होगा तुम्हें, स्वतंत्रता होती है। 1802 में जब इसको लिखा गया था, अंडर द टाइटल, किस टाइटल से लिखा गया था? ओरिजिनली टाइटल इसका क्या था? तो दी लीच गैदरर। लीच मीन्स होता है जोंक। जोंक देखी है एक, ये पानी में पाई जाती है, ठीक है, चिपक जाती है बहुत तेज और किसी का भी खून चूस लेती है। तो लीच गैदरर, जोंक इकट्ठा करने वाला। बात क्लियर होगी? अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच पोएम, कौन सी पोएम में बांस एंड चैटरटन, ये दो नाम है, एक बांस और दूसरा नाम है चैटरटन, आर मेंशन, मेंशन किया गया है। तो कौन सी पोएम में इनको मेंशन किया गया है? तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में ही बांस और चैटरटन को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर पे अगर हम बात करें, तो दी लाइन, और लाइन कौन सी है? मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि हे मिल्टन आपको इस समय पर भी रहना चाहिए, होना चाहिए। ये भी लाइनें कहाँ से ली गई? ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, टू मिल्टन लंदन 1802। मैंने आपको बता दिया कि इस पर पूरा जो 70 क्वेश्चन है हमारे, 70 एमसीक्यूज का पूरा टेस्ट तैयार है। ठीक है, क्विज हमने तैयार कर ली है, तो उस क्विज को जरूर खेलिएगा। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्विज जरूर करिए। इससे आपके ये 75 क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ पर बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई मुश्किल नहीं रहेगी, ये मान करके चलिएगा। चलो नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया। अगला टू मिल्टन, इसका आंसर कौन सा होगा? ए वाला। और 17 नंबर क्वेश्चन देखो, इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। हम क्या समझा रहे हैं? हुज ओपिनियंस, किसकी राय में देयर नाइदर एज, क्या लिखा गया है? बोले देयर नाइदर एज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हुज ओपिनियन, किसकी राय में, किसका मत है ये बात किसने कही? देयर नाइदर एज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस। इसका मीनिंग ये हुआ
कि ना तो कोई आवश्यक अंतर है और ना ही हो सकता है। ना तो कोई आवश्यक अंतर है और ना ही हो सकता है, किसमें, किसके बीच में, बोले दी लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। लैंग्वेज ऑफ प्रोज और मैट्रिकल कंपोजिशन के बीच में ना तो कोई आवश्यक अंतर है और ना ही हो सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसकी राय है, तो ये विलियम बर्ड्सवर्थ, किसकी राय है, विलियम बर्ड्सवर्थ, ध्यान बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगला। अगला देखिएगा, द कंप्लीट टाइटल। यहाँ पर कंप्लीट टाइटल की बात की गई ऑफ द पोइम, कविता की, और वो कविता कौन सी हमारी, टिंटन अवे इज लाइन्स कंपोज, लाइन्स को लिखा गया अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे, अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग दी बैंक्स ऑफ दी बाई। बाई एक नदी का नाम है यहाँ पे। ड्यूरिंग अ टूर, किसके, एक टूर के दौरान, जुलाई 13, यानी कि 13 जुलाई, 13 जुलाई 1798 को विलियम बर्ड्सवर्थ ने इसी जगह पर पुनः रिविजिट किया द प्लेस इन 1798 में। अब क्वेश्चन क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, टिंटन अभी कविता का पूरा टाइटल तो आपको बता ही दिया गया है कि लाइंस कंपोज्ड on a few miles, okay, above Tinton Abbey on revisiting the banks of the bay ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798। ये तो इसका पूरा टाइटल है इस कविता का, ठीक है। बर्ड्सवर्थ ने 1798 में इस स्थान का रिविजिट किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि वेन डिड, कब, ही विजिट टिंटन अबे, उन्होंने विजिट किया टिंटन अबे का, एवी का, पहली बार, फर्स्ट टाइम, यानी कि ये तो दूसरी बार 1798 में आए, तो पहली बार ये कब आए थे, तो पहली बार ये 5 साल बाद इन्होंने दोबारा से टिंटन अबे की रिविजिट किया था, दोबारा गए थे वहां पर। और तो 5 साल ही कम कर दो, उसमें से जो सन आए वही हो जाएगी। 1798 से 5 साल कम करोगे तो 1793 में इन्होंने पहली बार वहां की विजिट की। बात क्लियर होगी, चलो यही बात तुम्हें समझ आनी चाहिए थी। कब, क्वेश्चन कौन सा, ए वाला आंसर इस वाले क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु हैज कॉल्ड बर्ड्सवर्थ मोरल इनच, होगा पूरा, मोरल इनच किसने कहा, तो वो पीवी शैली थे। कौन थे, पीवी शैली ने विलियम बर्ड्सवर्थ को क्या कह करके पुकारा, मोरल इनच कह करके पुकारा, ठीक है, पीवी शैली। देखिएगा उन्होंने क्या बताया 20 नंबर पे कि हु क्रिटिसाइज, कौन क्रिटिसाइज करता है किसको, विलियम बर्ड्सवर्थ को, फॉर के लिए, नॉट फॉलोइंग, इन्होंने अनुसरण नहीं किया, हिज अपनी ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री को, खुद के पोइट्री के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया बर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। ये कह करके कौन क्रिटिसाइज करता है, तो टी एस एलियट इनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे हु के स्थान पर किसका नाम रख दोगे, टी एस एलियट का, यानी कि टी एस एलियट ने क्रिटिसाइज किया, किसको किया, वर्ड्सवर्थ को। किसने किया, टी एस एलियट ने। किसको किया क्रिटिसाइज, विलियम वर्ड्सवर्थ को। क्या कह करके क्रिटिसाइज किया, फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री। बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच सोनेट ऑफ थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे का नाम सुना होगा जिन्होंने फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत फेमस एलिजी है इनकी जिसको लिखा था। तो वही हु, विच सोनेट, कौन सा सोनेट ऑफ थॉमस ग्रे, किसका, थॉमस ग्रे का कौन सा सोनेट, कौन सा सोनेट, ग्रे का कौन सा सोनेट जिसको विलियम बर्ड्सवर्थ ने एग्जामिन किया था। एग्जामिन का मतलब होता है बहुत अच्छे से पढ़ा समझा जाना। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, जो 1802, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड 1802 नहीं होगा, 18 होगा, 18th एडिशन में आया था, उसमें किसके सोनेट को एग्जामिन किया, तो वो एग्जामिन था, कौन सा सोनेट ग्रे का एग्जामिन किया गया था, क्वेश्चन ये है। तो ग्रे का कौन सा सोनेट था, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, बी वाला,
ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट 1742। ठीक है, कौन सा? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट 1742। ये सोनेट किसने लिखा? समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है। ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट एक सोनेट का नाम है, और ये सोनेट लिखा किसने? थॉमस ग्रे का सोनेट लिखा है। इसी सोनेट को एग्जामिन किसने किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसमें? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। बात क्लियर होगी? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 22 में, द लिरिकल बैलेड वर बेटर एप्रिसिएटेड, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट किए गए, बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा की गई इन अमेरिका, अमेरिका में, दैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अपेक्षा, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका इन ईयर। उनके कहने का मतलब ये है, जो लिरिकल बैलेड थे वो इंग्लैंड की तुलना में अमेरिका में बेहतर सराहा गया, बेहतर प्रशंसा मिली। तो किस वर्ष अमेरिका में इसका पहला संस्करण आया था, पहला एडिशन आया था, तो वो आपको बताना है। तो वो कब आया था? 1802 में। कब आया था? 1802। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, कि विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। ये इनकी दो पोएटिक वॉल्यूम है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक। ये कब आते हैं? तो देखिएगा 1793, 1793 ये दोनों बार है, लेकिन यहाँ पे मंथ की डेट अलग है, मंथ अलग अलग है। तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, नहीं तो बस 1793 देखा बस लगा दिया एकदम, तो गलत होने के चांसेस बन जाएंगे इस तरीके से। तो 29 जनवरी 1793 को ये पब्लिश हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन विच लैंग्वेज वा सॉलिटरी, जो सॉलिटरी रीपर होता है, सॉलिटरी रीपर जो पोएम होती है उसमें एक सॉलिटरी गर्ल होती है, एक अकेली लड़की होती है जो रीपिंग कर रही होती है, फसल को काट रही होती है, तो अपनी फसल को काटते हुए वो कुछ गुनगुना रही होती है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है कि इन विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा में बा सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग, जो गा रही थी अपनी सॉलिटरी रीपर नामक पोएम में, तो वो कौन सी लैंग्वेज में गा रही थी? तो किस लैंग्वेज में भाई गा रही थी? इर्स लैंग्वेज थी। इर्स का गैलिक होती है, जिसे हम कहेंगे कि गैलिक लैंग्वेज, जो समझ में ना आए, वहाँ की कोई लैंग्वेज होगी जो अच्छे से विलियम वर्ड्सवर्थ वो लैंग्वेज, उसका गीत, उसकी सिंगिंग जो है वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई दुखद गीत गा रही हो। और अगर हम सॉलिटरी रीपर की बात करें तो इसमें टोटल जो लाइनें, कितने लाइनों का ये लिरिक है? तो ये लिरिक है 48 लाइनों की पोइम है। ध्यान बनाए रखना, इस पोइम में टोटल कितनी लाइनें हैं? 48 लाइनें। ये भी कंपोज 1802 या 1803 में लगभग इसको कंपोज किया गया, लेकिन पब्लिश ये हुई थी 1807 में। ठीक है, और ये कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब लिखी थी? तो ड्यूरिंग दी स्कॉटलैंड टूर, जब ये स्कॉटलैंड के टूर के दौरान इस कविता को लिखा गया था। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बोले, इन विच पोएम, कौन सी पोएम में ब्राउनिंग राइट अबाउट, लिखते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। बोले जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवेंड टू स्टिक इन हिज कोट। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया, जब 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी रॉबर्ट ब्राउनिंग इनको क्रिटिसाइज करते हैं द लॉस्ट लीडर में, और उसमें क्रिटिसाइज करते हैं जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, एक हैंडफुल ऑफ सिल्वर के लिए ही लेफ्ट अस, उसने हमको छोड़ दिया, जस्ट फॉर अ रिबन, अपनी कंधे पर एक तबका लगाने के लिए, एक रिबन और बढ़ाने के लिए जो है कोड पर, उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया, और इस पोइट लॉरेटशिप को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मुट्ठी भर चांदी के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया, बस एक रिबन के लिए, अपने कोट में बढ़ाने के लिए जो है। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी कौन सी पोएम में? द लॉस्ट लीडर में। किसको क्रिटिसाइज करते हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को, ये भी ध्यान बनाए रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि दी फॉलोइंग लाइन अपीयर, ये लाइनें किस में अपीयर होती हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। तो ये लाइनें जो सी इज इन हर ग्रेव, वह अपनी कब्र में है, ओ मुझे फर्क पड़ता है इससे। तो ये जो लाइनें ली गई हैं, इनको लाइनें इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सी डुएल्ट अमंग द अनट्रोडन बेज, जो इनकी पोइम है, उस पोइम से इन लाइनों को लिया गया है। ए फाइव लूसी पोइम आई थी, उसी में ये पोइम पब्लिश हुई थी। सी डुएल्ट अमंग द अनट्रोडन बेज। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि which time Bosworth refer in these lines from prelude। ये जो लाइनें हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, ये लाइनें प्रिल्यूड से ली गई हैं, और प्रिल्यूड में कौन से टाइम को ये रेफर करती हैं, यूरोप। यूरोप एट दैट टाइम वाज thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again। तो ये जो रेफर करता है, तो उस समय जो चल रहा था, तो द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। क्या चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। यानी कि उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है, उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यूरोप उस समय खुशी से रोमांचित था, खुशी से एकदम भरा हुआ था। फ्रांस सुनहरे आवर्स के शीर्ष पर खड़ा था और मानव स्वभाव फिर से पैदा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका मतलब कब है, फ्रांसीसी क्रांति की अवधि चल रही होती है, तभी प्रिल्यूड आया, और प्रिल्यूड आया उसी समय जो है रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई थी, तभी। आगे नेक्स्ट देखो, 28 नंबर क्वेश्चन है, विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो दे फ्लैश, दे मीन्स बे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विद इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। देखो, ये ध्यान रखना, जब विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स पोइम आपने पढ़ी होगी, तो डैफोडिल्स में जब जाते हैं घूमने के लिए वहां पर, तो जब वो लॉन्ग बेल्ट पर वहीं पर घूम रहे होते हैं, तो डैफोडिल्स की बहुत लॉन्ग बेल्ट देखते हैं, बहुत दूर दूर तक उन्हें डैफोडिल्स डैफोडिल्स ही नजर आती है। तब वो कहते हैं, उन्हें डैफोडिल्स के लिए इन्होंने यहाँ पर दे प्रोनाउन यूज किया है, दे प्लेस। अब ये वहां से घूम करके वापस आ गए अपने शहर, तब वहां पर जब अपनी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से ऊब जाते हैं, तब वो एकांत जगह पर जाकर के अपनी आंखों को बंद करते हैं, और मन की आंखों से जब उन डैफोडिल्स को देखते हैं, तो वहीं से ये लाइनें उठ करके आती हैं। तब वो कहते हैं, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज। इनवर्ड आइज का मतलब वही आंतरिक आंखें, मन की आंखें, मन से देखना। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे ब्लिस करती है, ब्लिस का मतलब मुझे खुशी प्रदान करती हैं। यानी कि वो सीन, वो दृश्य, जैसे नहीं हम लोग कहीं बाहर घूम करके आते हैं, तो कोई एक खूबसूरत प्यारा सा नज़ारा हमारे जेहन में बस जाता है, और जब भी हम वहां से चले आने के बाद भी जब भी हम उस सीन को याद करते हैं, तो हमारा मन खुश हो जाता है। वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ इन लाइनों को, उस सीन को याद करके ये लाइनें बोलते हैं। तो ये इसका जो पोइम होगा वो डैफोडिल्स होगा, ठीक है। ध्यान बनाए रखना डैफोडिल्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है ये भी इनकी, डैफोडिल्स, ठीक है। चीज और बता दो, डैफोडिल्स का अनदर टाइटल क्या है, आई वांडर्ड ओनली एज अ क्लाउड, इसका अनदर टाइटल है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच पोएम, कौन सी पोएम, कौन सी कविता, दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ, किसका, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुकी हैं। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं देती, या उस हृदय को, उस मन को कभी धोखा नहीं देती, जो मन, जो हृदय, जो व्यक्ति उससे प्यार करता है। तो ये टिंटानाबी की लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसकी लाइनें हैं, प्रकृति ने कभी उस दिल को धोखा नहीं दिया जो दिल उसको प्यार करता है। यानी कि जो प्रकृति को प्यार करते हैं, प्रकृति उससे भी प्यार करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि दी फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम, जो नीचे कुछ लाइनें दे रखी हैं वो कहाँ से ली गई, टू मी, मेरे लिए, टू मी, मेरे लिए। दी मीनेस्ट फ्लावर, मीनेस्ट फ्लावर का मतलब सबसे छोटा फूल। ओके, डेट मीन्स जो ब्लोज कैन गिव थॉट डेट डू ऑफन लाई टू डीप 40 years। मेरे लिए सबसे छोटा फूल जो उड़ता है वह मुझे विचार दे सकता है, जो अक्सर आंसू के लिए बहुत गहरे झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ऑफन लाई टू डीप 40 years। ओके, ये भी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये भी, इस पे भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लो। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू अप इन लाई टू डीप 40 years। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की लाइनें देखना है। तो ये लाइनें इमोटिलिटी ओड से ली गई हैं। कहाँ से, इमोटिलिटी ओड से। टू मी दी मीनेस्ट फ्लावर कहाँ से ली गई, इमोटिलिटी ओड से, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, हु सेड इट, किसने कहा, ये देखो पीजीटी के 2004 में पूछा भी गया। हु सेड इट, ये किसने कहा, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट, ये अभी रिपीट हो गया है आपका, सॉरी रिपीट नहीं है, देखते हैं किस तरीके से पूछा गया वो बताया गया है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज कैन गिव थॉट डेट डू अफेन टू लाई डीप 40 years। तो इसमें ये पूछा गया ये किसने कहा, तो इसमें से उनका विलियम बर्ड्सवर्थ का नाम ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा कहाँ कहा गया है, तो इमोर्टलिटी ओड में। ठीक इसके पहले हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया। इमोर्टलिटी ओड की लाइनें हैं, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है, और इसमें एक भी राइटर ऐसा नहीं, 3 राइटर दे रखे हैं, विलियम बर्ड्सवर्थ का नाम कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ना नाम दिया अब हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। ये कहाँ से, माई हार्ट लीव्स अप से ली गई हैं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी कि बच्चा मनुष्य का पिता है। मैं कामना कर सकता हूँ कि मेरे दिन प्रत्येक के लिए, मेरा प्रत्येक दिन मेरे लिए प्रकृति की धर्मपरायणता से बंधा हो, है ना। चलो भाई, आगे देखो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। बोले दी फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई, दी स्वीटेस्ट थिंग दैट आवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर। मनुष्य के द्वारा दिस स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड, बिसाइड का मतलब यहाँ पे के पास, अ ह्यूमन डोर, यानी कि मनुष्य के द्वार के पास अब तक की सबसे प्यारी चीज, द स्वीटेस्ट थिंग, सबसे प्यारी चीज दैट एवर ग्रो, ओके, बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइनें भी आपकी टू लूसी से ली गई हैं, कि अब तक इतना खूबसूरत पौधा, इतना खूबसूरत लड़की कभी भी पैदा ही नहीं हुई जितनी की ये है। तो टू लूसी से द स्वीटेस्ट थिंग दैट आवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइनों में, इनको भी लिख लीजिएगा भाई, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। आवर बर्थ, हमारा जन्म तो बस एक नींद और एक विस्मृति है, एक भुलक्कड़पन है, जो आत्मा हमारे साथ उठती है, हमारे जीवन का तारा है। ठीक है, तो वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि आवर वर्थ, हमारा जीवन, इज मीन्स है, बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जीवन है किस में गुजार देते हैं, सोते रहने में या भुलक्कड़पन में। ठीक है, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइफ स्टार हैथ, ये लाइनें, हैथ हैड इल्सवेयर इट्स सेटिंग, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें। इतनी लाइनें तो बहुत पूछी जाती हैं, आवर वर्थ इज व्हाट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ठीक है, ये लाइनें हैं कहाँ की, 34 नंबर पे। तो ये लाइनें इमोर्टलिटी ओड की हैं, किसकी हैं, इमोर्टलिटी ओड। ध्यान बनाए रखिएगा इमोर्टलिटी ओड के बारे में भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इन विच पोइम, कौन सी पोइम में आप बस वर्थ दीज लाइन सिक्योर, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर रखी गई हैं। ओके, वी आर लेड आ स्लीप इन बॉडी एंड बिकमिंग आ लिविंग सोल। वी आर लेड, हमारा शरीर, हम शरीर में सोए हुए हैं, डेट मीन्स हम शरीर में समाये हुए हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। यानी कि जब कोई भी आत्मा हमारे शरीर में एंटर कर जाती है तो वो शरीर भी हमारा जीवित हो जाता है। अगर वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर भी मृत बन जाता है। तो वी आर लेड आ स्लीप इन बॉडी एंड बिकमिंग अ लिविंग सोल। जैसे हमारी बॉडी में आत्मा आती है वैसी हमारी बॉडी कैसी बन जाती है, लिविंग सोल बन जाती है। कहाँ से ली गई है ये भी, ये लाइनें हमारी कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइनें हमारी चिंतन अवे से ली गई हैं। कहाँ से ली गई, चिंतन अवे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, कहाँ से, चिंतन अवे, ध्यान बनाए रखना। 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है विच वर्क, कौन सा वर्क, कौन सा कार्य आप बस वर्थ बाज क्रिटिसाइज किया गया द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू, दिस विल नेवर डू, यानी कि एडिनबर्ग रिव्यू में द एडिनबर्ग रिव्यू है पूरा, ये ध्यान बनाए रखना इसको, द एडिनबर्ग रिव्यू, ठीक है। तो द एडिनबर्ग रिव्यू में बसवर्थ के किस काम की आलोचना की गई थी, जिसमें एक दिस विल नेवर डू, ठीक है। तो कौन से काम की आलोचना की गई और किस में की गई और किसके वर्क की आलोचना की गई, ये भी ध्यान रखना। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ करके पता चल रहा है कि विलियम बसवर्थ के वर्क की आलोचना की गई थी, किस में की गई थी, तो एडिनबर्ग रिव्यू में की गई थी। और क्या कह करके, दिस बिल, क्या कह करके आलोचना की गई थी, दिस बिल नेवर डू, यानी कि दिस बिल नेवर डू कौन से वर्क के लिए बोला गया था एडिनबर्ग रिव्यू में, तो ऑप्शन आपका होगा इसमें द एक्सकर्शन, द एक्सकर्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर हो गया। द ट्रू कमिटमेंट, द ट्रू कमिटमेंट ऑफ बसवर्थ पोएटिक कैरियर वाज, इसका मीनिंग ये हुआ कि विलियम बसवर्थ का ट्रू कमिटमेंट यानी कि कैरियर की सही शुरुआत, ट्रू मीन्स सही, कमिटमेंट मीन्स शुरुआत, सही शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो टीजीटी के 2004 में इसको पूछा गया है। तो ट्रू कमिटमेंट ऑफ विलियम बसवर्थ के पोएटिक कैरियर, अरे सिंपल सी भाषा में, देसी भाषा में समझ लो कि विलियम बसवर्थ का जो पोएटिक कैरियर की शुरुआत की थी उन्होंने, वो कब से मानी जाती है, सही तरीके से, तो सही तरीके से इनकी मानी जाती है 97-98 में, ठीक है। 97-98 की वर्ष जब चालू हुई थी तो इस वर्ष इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिखे थे, जैसे लिरिकल बैलड, प्रिल्यूड, ये सब आए थे। तो बस यहीं से इन्हें पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई, यहीं से इनके कैरियर की शुरुआत हो गई। अगला 38 नंबर की अगर हम बात कर लें तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, भैया तीन आपके सामने यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क दे रखे, एक माइकल, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग और द मे क्वीन, ये चार वर्क दे रखे हैं। चार में से तीन विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखे गए, एक नहीं लिखा गया है, तो आपको ये बताना है कि विलियम बसवर्थ के द्वारा चारों में से कौन सा ऐसा है जो विलियम बसवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया, तो मे क्वीन जो है वो विलियम बसवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 39 पे, बसवर्थ लर्न्ड, बसवर्थ ने सीखा डेट बर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन ह्यूमन ट्रुथ फ्रॉम, उनके कहने का मतलब ये निम्नलिखित में से एक, सॉरी, विलियम बसवर्थ ने सीखा कि कविता जो है विनम्र सत्य, विनम्र सत्य पे तुम बहुत वर्ष में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ, अगर आपके अंदर हम्बल ट्रुथ है, क्या है, विनम्र सत्य है, बहुत अच्छा हम्बल ट्रुथ है, पर एक राजसी सिंहासन का निर्माण कर सकते हो, एक राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो, यानी कि आप किसी के दिलों पर राज कर सकते हो विनम्रता के साथ। तो ये कहाँ से सीखा वर्dsworth ने, तो आपको उस राइटर, चार राइटर के नाम दे रखे हैं, एक राइटर का नाम आपको चूज करना है 39 में, तो कौन सा राइटर हमारा होगा, बी, सॉरी, रॉबर्ट बर्न्स, सही है,
बिल्कुल बिल्कुल, रॉबर्ट वन। ओके, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला 40 नंबर की अगर हम बात करें तो दी एक्सकर्शन, जो कि 1814 में आई। ओके, मार्क द बिगिनिंग ऑफ, मार्क द बिगिनिंग ऑफ। तो चलो बताओ भैया, 40 नंबर पे अगर हम बात करें तो द डेक्लाइन ऑफ बसवर्थ पोएटिक जीनियस, विलियम बसवर्थ के पोएटिक जीनियस का डेक्लाइन, पतन होना शुरू हो गया था। अच्छा, एक्सकर्शन हमारा पूछा जाता है वोकैब में भी। एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, भ्रमण। क्या होता है एक्सकर्शन का मतलब? भ्रमण। तो भ्रमण, जब ये एक्सकर्शन आई थी 1814 के बाद, लगभग विलियम बसवर्थ का जो पोएटिक कैरियर था उसका डेक्लाइन, पतन होना शुरू हो गया। पोएटिक जीनियस का, पोएटिक कैरियर का ही डेक्लाइन होना शुरू हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनके नहीं आए। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में देखो, लाइन लगी है भाई, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना इसको। पीजीटी में देखो कितनी बार भी पूछा जा चुका है। उन्होंने कहा विलियम बसवर्थ का द लिरिकल बैलड पब्लिश हुआ था इन, कब पब्लिश हुआ था? तो ये 1798 में पब्लिश हुआ था। कब? लिरिकल बैलड कब आए थे? 1798 में। और लिरिकल बैलड के बारे में मैं तो बहुत डिटेल से आपको बता चुका हूँ भाई, कि लिरिकल बैलड को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था सितंबर के महीने में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लिरिकल बैलड पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, और लिरिकल बैलड की बात करें तो इस बुक को दो लोगों ने कोलाब्रेशन में लिखा था, विलियम बसवर्थ और एस्ट्रिक कॉलरिज ने मिलकर। लिरिकल बैलड में टोटल 4 एडिशन आए थे। पहला एडिशन जो लिरिकल बैलड का आया था वो 1798 में। सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलड का जो पब्लिश करवाया गया था वो 1800 में। और विलियम बसवर्थ ने इसमें जो है प्रीफेस को भी जोड़ा, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। एवरी ग्रेट, प्रत्येक महान कवि जो है वो एक अध्यापक होता है। ये शब्द किसके हैं? तो विलियम बसवर्थ ने खुद ही कहे ये शब्द। किसके हैं ये? विलियम बसवर्थ के द्वारा कहे गए शब्द हैं। बात क्लियर हो रही है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि दिस सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो विलियम बसवर्थ के द्वारा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सोनेट को लिखा गया। ये एक इंपॉर्टेंट सोनेट है, ये पेटार्कन सोनेट में लिखा है। पेटार्कन सोनेट जो होता है वो ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। ठीक है, इसको कंपोज किया गया था दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस को 1802 में, और इसको भी भाई साहब पब्लिश करवाया गया था 1807 में। इनका एक पोएटिक वैल्यूम आया था उसी में। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा भाई रिपीट है, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु सेड, किसने कहा, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग, तुझे इस समय भी होना चाहिए एट दिस आवर, इस टाइम पर भी यहाँ पर होना चाहिए, तुम हमको छोड़ करके क्यों चले गए? तो कौन कह रहे हैं ये? हु सेड कौन कह रहे हैं? तो विलियम बसवर्थ कह रहे हैं। लंदन 1802 जो टू मिल्टन करके इनकी पोएम आई थी उसी की ये लाइनें हैं। ठीक है, जिसको 1802 में पब्लिश किया गया था। 1807 सॉरी 1802 में लिखा गया था, कंपोज हुई थी। 1807 में इसको पब्लिश किया गया था, लंदन 1802 या टू मिल्टन करके। ठीक है ना, ये क्या है? एक सोनेट है, ये भी ध्यान रखना। तो विलियम बसवर्थ के द्वारा, बी ऑप्शन सही है भैया, बी ऑप्शन। अगला 45 नंबर की अगर हम बात करें तो 45 नंबर का क्वेश्चन, हु रोट अबाउट। उन्होंने कहा हु रोट, कौन लिखता है, एंड अबाउट हुम, और किसके बारे में लिखता है? तो भैया कौन लिखता है? ध्यान रखिएगा, या विलियम बसवर्थ लिखते हैं। और किसके बारे में लिखते हैं? मिल्टन के बारे में। कौन सी लाइन लिखते हैं? कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट पार्ट। टीजीटी 2001 में इसको पूछा जा चुका है। किसने कहा सॉरी, किसने और किसके बारे में कहा? तेरी आत्मा एक तारे की तरह है और जो कि अलग हो गई, अब मुझसे जुदा हो गई। यानी कि ये किसने कहा?
भाई गलत नहीं करना, मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। दाई सोल तेरी आत्मा, किसकी आत्मा? मिल्टन की आत्मा। कह कौन रहा है? विलियम बर्ड्सवर्थ। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भैया। बर्ड्सवर्थ ने कहा, किसके बारे में कहा? मिल्टन के बारे में। क्या कहा? वो ये लाइन लिखी गई, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, ये कहा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बर्ड्सवर्थ रोट द प्लूड इन, विलियम बर्ड्सवर्थ रोट लिखते हैं द प्लूड को इन कितनी, विलियम बर्ड्सवर्थ ने प्लूड में टोटल कितनी बुक्स को लिखा है? तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने प्लूड को मैं प्लूड के बारे में बहुत डिटेल से अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुका था, अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। खाली इतना बताता हूँ कि ये कितने बुक्स में आई थी, तो 14 बुक्स में आई थी। आपको ये बताना है कि हमेशा ही, क्या कभी ये 13 बुक्स में भी पब्लिश हुई थी? अगला 47 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर, कौन सी साल, द प्लूड वाज पब्लिश, प्लूड को पब्लिश किया गया था? प्लूड को कब पब्लिश किया गया था? फिर से देखो, इसमें तो प्लूड को लिख करके समाप्त किया गया था, ठीक है। और पब्लिश कब किया गया था? विलियम बर्ड्सवर्थ के मरने के बाद 1850 में इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा। क्लियर है ना? तो 1805 यानी कि सॉरी 1850 यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा सर। बात क्लियर होगी? ठीक है भाई। 48 नंबर क्वेश्चन देख लो। आज पूरे पूरे 75 की सीरीज हम खत्म कर देंगे, वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए। टू होम इज बर्ड्सवर्थ, टू होम इज बर्ड्सवर्थ भाई देखिएगा क्या कह रहे हैं 48 नंबर में। वो कहते हैं बर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्लूड एड्रेस, बर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्लूड है में किसको संबोधित किया गया, किसको एड्रेस किया गया है? बड़ा सिंपल सवाल है भैया। ये किसको? एस.टी. कॉलरिज को संबोधित किया है विलियम बर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड में। बात क्लियर हो रही है भाई? कोई चीज मिस ना हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु कॉल्ड बर्ड्सवर्थ द इगोइस्टिकल सबलाइम, विलियम बर्ड्सवर्थ को इगोइस्टिकल सबलाइम किसने बोला? विलियम बर्ड्सवर्थ को इगोइस्टिकल सबलाइम किसने बोला? अच्छा, इगोइस्टिकल सबलाइम क्या होता है? अहंकारी व्यक्ति। विलियम बर्ड्सवर्थ को अहंकारी किसने कहा? उद्दंड किसने कहा? ठीक है। तो जॉन कीट थे, जॉन कीट ने इनको ये कह करके पुकारा। तो हु के स्थान पर जॉन कीट का नाम रख देना। जॉन कीट ने कहा किसके बारे में? विलियम बर्ड्सवर्थ के बारे में। क्या कहा? इगोइस्टिकल सबलाइम बोला। किसने बोला? जॉन कीट ने। किसके बारे में? विलियम बर्ड्सवर्थ के बारे में। क्या बोला? इगोइस्टिकल सबलाइम। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है कि लिटिल बीसी, नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। लिटिल बीसी इन नेचर दैट इज आवर्स, लिटिल बीसी प्रकृति में हम जो कुछ देखते हैं वह हमारा है। लिटिल बीसी प्रकृति में, इन नेचर प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं, दैट इज आवर्स वह सब हमारा है। तो ये लाइनें किसकी हैं? दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस की। ये यहाँ पे बाई मिस्टेक सी ऑप्शन थोड़ा नीचे होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है ये। अगला क्वेश्चन 51, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। देखो टीजीटी के 2013 में पूछा गया है। बोले हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज के राइटर कौन हैं? तो कौन है? विलियम बर्ड्सवर्थ हैं। कब आई थी? तो ये ध्यान रखना 1793 में। कब? 1793 में ये इनका पोएटिकल वॉल्यूम जो है, पोएटिक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था। और एक बात बता दूं, इसका मंथ भी ध्यान बनाए रखना, 29 जनवरी, ठीक है। चलो अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यानी कि डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, किसी चीज का वर्णन करना, और स्केचेस रेखा चित्रों का। 52 नंबर पे अगर हम बात करें, हु हैज रिटन रुथ, रुथ किसने लिखी? रुथ को किसने लिखा है? तो रुथ को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ए बी विलियम बर्ड्सवर्थ थे। डी ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। रुथ को किसने लिखा? विलियम बर्ड्सवर्थ ने। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है,
रुथ है, लाउडीमिया है, पील कैसल है, इनका टू द कुकू है, टू आ स्काईलार्क है, बहुत है, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, जाने कितनी है। एक इनका और है, सी बाजा पैथम ऑफ डिलाइट, ये भी पोइम इन्हीं की है, जो कि मैरी हचिंसन के द्वारा लिखी गई के ऊपर लिखी गई थी, सॉरी, मैरी हचिंसन अपनी वाइफ के ऊपर इन्होंने लिखी थी ये पोइम, सी बाजा पैथम ऑफ डिलाइट। ठीक है, टू मिल्टन, रेनबो, माइकल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओ टू ड्यूटी। भाई पोइम के नाम जरूर याद रखना, ओके, बहुत पूछते हैं। चलो अगला क्वेश्चन समझो। द लाइन बर्न इम्पल्स फ्रॉम बर्नम वुड, बर्नल वुड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बर्न इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है? तो ए भी भाई कहाँ से ली गई है? टेबल टर्न से ली गई है। कहाँ से ली गई है? टेबल टर्न। ध्यान रखना, टेबल टर्न, इसकी दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेबल टर्न की, ठीक है। और ये टेबल टर्न की अगर हम बात करें तो ये पोइम जो है वो अबाउट नेचर, नेचर के बारे में लिखी गई है, ठीक है, पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पेटर बेल्स। पेटर बेल्स पोइम को किसने लिखा? टीजीटी के 2013 में पूछा गया। तो पेटर बेल्स को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा है। कौन सी पोइम? पेटर बेल्स, जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये सभी पोइम्स के नाम आपके जुबान पर रटे हुए होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोइम। उनके कहने का मतलब समझिएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता में ट्रांसमिग्रेशन ऑफ पोइम, सॉरी, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, ये ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल का मतलब क्या होता है यार? ये क्या होता है? इसका मीनिंग तो समझ आए तभी तो आंसर क्वेश्चन समझ आएगा। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल का मतलब होता है कि आत्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे ये कहते हैं हमारे मरने के बाद कहा जाता है कि भैया इनकी आत्मा जो है परलोक चली गई, तो वही आत्मा का स्थानांतरण, यानी कि आत्मा के चले जाने को, आत्मा के गमन को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल कहते हैं। तो इस उनका कहने का मतलब ये है इस पोइम में, सॉरी, इस क्वेश्चन में 55 वाले में, कि बसवर्थ ने जो कविता में ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल की बात की, वो अब ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल पर अपने विचार व्यक्त किए। तो कौन सी कविता में ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल का जिक्र किया, इस पर विचार व्यक्त किए, वो बताना है। तो कौन सी? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में विलियम बसवर्थ एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों को, किसके ऊपर? ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल के ऊपर। पोइम तो हमने बताई दी शुरुआत में, ऑन दी ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। चलो भाई 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोइम बिलोंग टू विलियम बसवर्थ। इनमें से कौन सी पोइम जो है वो ट्रैवल पोइम है विलियम बसवर्थ की? इनमें से कौन सी ट्रैवल पोइम्स हैं विलियम बसवर्थ की, तो बताना है। तो 56 का आंसर आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेज जो हैं वो हमारी ट्रैवल पोइम कही जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो हैं वो ट्रैवल पोइम बोली जाती हैं, ध्यान बनाए रखना। 57 की अगर हम बात करें, लैरिकल बैलड अपीयर्ड विद, जो लैरिकल बैलड का वॉल्यूम आया था जिसमें टोटल 23 पोइम थी, और 23 में से 19 पोइम जो हैं वो विलियम बसवर्थ के द्वारा थी और 4 पोइम कॉलेज के द्वारा थी। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जिसमें 4 पोइम बाई कॉलरेज और 19 पोइम बाई बसवर्थ हो? बिल्कुल नजर आ रहा है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला अगर हम बात करें, इमोशन रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय, यानी कि 58 पे अगर हम बात करें, इमोशन रिकलेक्शन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय, किसके द्वारा ये रिजेक्ट की गई? देखो ये डेफिनेशन जो दी गई थी वो विलियम बसवर्थ के द्वारा दी गई थी, लेकिन इस विलियम बसवर्थ की डेफिनेशन को रिजेक्ट किसने कर दिया था? किसने रिजेक्ट किया था? अब आपको ये बताना है। तो 58 पे रिजेक्ट करने वाले टी.एस. एलियट थे, जिन्होंने कहा अपनी खुद ही पोएटिक थ्योरी को इन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने
खुद की पोएम में अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तभी इनकी इस डेफिनेशन को टी.एस. इलियट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है भाई, ठीक है। अगला 59 क्वेश्चन है, बसवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड इन, विलियम बसवर्थ की जो प्रील्यूड है वो कंप्लीट कब की गई। देखो 1800 में क्या था, इनका सेकेंड एडिशन आया था जिसमें इन्होंने प्रीफेस को ऐड किया। 1805 में जो है प्रील्यूड लिख करके क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, 1805। अगला अगर हम बात करें तो इन विच ईयर कौन सी साल डिड बसवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लैरिकल बैलड। माफ करिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज बता दी कि प्लूड में 1802 में इसका फर्स्ट एडिशन आया जिसमें प्रीफेस ऐड किया गया, वो प्रिल्यूड नहीं लैरिकल बैलड थी, पढ़ाते पढ़ाते भी लैरिकल बैलड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको, ये जो 59 वाला क्वेश्चन है, विलियम बसवर्थ प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड, विलियम बसवर्थ की जो प्रील्यूड थी वो कब कंप्लीट की गई, तो ये कंप्लीट हुई थी 1805 में। कब कंप्लीट हुई थी, 1805 में, ठीक है। और इसको पब्लिश करवाया गया था विलियम बसवर्थ की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा 1850 में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना इसको। प्रील्यूड में टोटल 14 बुक्स थी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ये 13 बुक्स में पब्लिश हुई, लेकिन इसके बाद इसको 14 बुक्स में पब्लिश करवाया गया था, और 1798 से लेकर के 1805 के बीच में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखे गए, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये भी ध्यान रखना। और एसटी कॉलेज को डेडिकेट है। इसके कई नाम हैं, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड और द पोएम टू कॉलरेज, ये सब इनके नाम हैं। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला उन्होंने ये पूछा है कि इन विच ईयर कौन सी साल डिड बसवर्थ ने ऐड किया हिज प्रीफेस, अपना प्रीफेस कब जोड़ा। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना को जोड़ना, टू लैरिकल बैलड में कब जोड़ा था, 1800 में इन्होंने प्रस्तावना को जोड़ा, 1802 में अपेंडिक्स जोड़ी, ठीक है। तो 1800 ऑप्शन यानी कि बी वाला सही होगा। 61 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, विलियम द टाइटल ऑफ विलियम बसवर्थ, विलियम बसवर्थ का शीर्षक यानी कि टाइटल फर्स्ट पॉलिटिकल बैलूम का इज मीन्स है, क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज को किसने लिखा, विलियम बसवर्थ ने लिखा। अभी अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया था कि ट्रैवल पोएम के नाम से कौन सी पोएमें जानी जाती हैं विलियम बसवर्थ की, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव स्केचेज पोएम को ही ट्रैवल पोएम कहा जाता है। ट्रैवल से रिलेटेड थी, ट्रैवल से बिलोंग करती थी। अगला उन्होंने कहा 62 नंबर क्वेश्चन पे कि लूसी पोएम बाज बसवर्थ रेफर्ड, जो लूसी पोएम में 5 पोएम का कलेक्शन था विलियम बसवर्थ का, वो रेफर करता है, किसको रेफर करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें लूसी पोएम में जो रेफर किया गया है वो अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, यानी कि विलियम बसवर्थ के द्वारा लिखी गई 5 पोएम का लिरिक था, 5 पोएम के लिरिक्स को लूसी पोएम कहा गया, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 5 पोएम्स बाय हिम, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 63 नंबर की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि फ्रॉम सॉरी वेयर फ्रॉम द ब्लू कोटेड लाइन ऑफ बसवर्थ, बसवर्थ के नीचे दी गई कोटेड लाइन कहाँ से ली गई, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कोई भी नाइटिंगेल इतने अच्छे से चैंट नहीं कर पाएगी, नहीं गा पाएगी। मोर वेलकम नोट्स, मोर वेलकम नोट का मतलब होता है स्वागत गीत, टू बेरी बैंड, थके हुए, बैंड ऑफ ट्रैवलर्स, जो थके हुए यात्री थे, यात्री थे, यात्रियों के बैंड, ग्रुप, समूह, इन सम सैडी हाउंड अमंग द अरबियन सैंड्स, ठीक है। तो वो कहते हैं अब अरब की रेत के बीच किसी छायादार वृक्ष के नीचे जो यात्रियों का बैंड है, थके हुए यात्रियों का जो बैंड है, उनके लिए बात कर रहे हैं। नो नाइटिंगेल यानी कि कोई भी नाइटिंगेल कभी भी इससे अधिक
प्यारा स्वागत गीत नहीं गाएगी, नहीं होगा। आगे तो कौन, ये जो लाइनें हैं आपको ये बताना है। देखो कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ऐसे होगा कि सॉलिटरी रीपर की लाइनें हैं, ओ टू अ नाइटिंगल, नाइटिंगल आ गया तो हम समझ लेंगे यार ये तो नाइटिंगल की लाइनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ की लाइनें हैं? ये सॉलिटरी रीपर की ये लाइनें हैं, ठीक है। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हु सेड, किसने कहा, द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये किसने कहा? कवि पुरुषों से बात करने वाला व्यक्ति है। कवि, एक कवि वही होता है, इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, जो आदमी की बात करे। तो ये शब्द भी किसके हैं? बहुत प्यारे शब्द हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ के। डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला 65 पे बात करें, इन विच पोइम, कौन सी पोइम में डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब, विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया डिफरेंस मूड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के अलग अलग मूड्स को डिस्क्राइब किया है। तो कौन सी पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के अलग अलग मूड्स को डिस्क्राइब किया है, वो पोइम का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो बी, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, ठीक है। चलो देखते हैं। समझ में आ गया? वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के विभिन्न मनोदशाओं का वर्णन किया है, डिफरेंट मूड्स, स्वभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। इसका मीनिंग ये हुआ, इनमें से कौन से कवि हैं, कौन से राइटर हैं, कौन से पोइट हैं जिन्होंने कई मनोदशाओं में प्रकृति का इंटरप्रेटर किया है। तो इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, तो ये तो एक ही व्यक्ति होंगे, नेचर पोइट कौन है? हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। 67 पे जाओ, इन द 3 years शी ग्रो इन सन एंड शावर, द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टेड बाय द फॉन। एक पोइम का नाम है 3 years शी ग्रो, उसमें एक लाइन आती है, द लिटिल गर्ल विल बी सपोर्टेड बाय द फॉन। फॉन का मतलब होता है हिरन के बच्चे के समान फुदकती हुई नजर आएगी, है ना। फॉन क्या होता है? हिरन का बच्चा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, लॉन फॉन ऐसे दिए होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना, हिरन के बच्चे के समान फॉन। 68, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कौन कंसीडर करता था? तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ को? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहने वाला व्यक्ति कौन थे? डिक्वेंसी थे। कौन से? डिक्वेंसी। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो किसने कहा भैया? हु के स्थान पर डिक्वेंसी को रख लो। डिक्वेंसी कंसीडर मानते थे, किसको मानते थे? वर्ड्सवर्थ को क्या मानते थे? अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, शी gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears, birth in reference to। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि उसने मुझे आइज दी, आंखें दी, उसने मुझे कान दिए, और विनम्र परवहा और नाजुक है। ये किसके संदर्भ में बात कही है? तो अपनी बहन, इनकी होती है द्रोथी वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर द्रोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ही सी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सी प्रोनाउन का भी प्रयोग हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, द्रोथी वर्ड्सवर्थ। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेयर एंड वेन, कहाँ और कब वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, कहाँ और कब विलियम सर वॉल्टर स्कॉट से मिलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड में, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कहाँ मिलते हैं? स्कॉटलैंड में। तो बिहार का आंसर मिल गया आपको। कब मिलते हैं? 1803 में, ठीक है। एंड कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। स्कॉटलैंड 1803। 71 नंबर की अगर हम बात करें, तो हाउ मनी टाइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ विजिट यूरोप। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूरोप की विजिट कितनी बार की?
तो 71 नंबर की बात करें तो कितनी बार विजिट की? 6 टाइम, 6 बार उन्होंने यूरोप की यात्रा की है। 72 नंबर की बात करें तो द थीम ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ, सॉरी, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। एक विलियम बर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लिखा, इसकी थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करते हैं तो क्या है? ओके, कंडेम्न मटेरियलिज्म। अब ये कंडेम्न मटेरियलिज्म क्या होता है भैया? यानी कि भौतिकवाद की निंदा करना। कंडेम्न मीन्स होता है निंदा करना, मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद, भौतिकवाद की निंदा करना। अगला क्वेश्चन है, बसवर्थ ट्रीटेड करते हैं नेचर एज आ, किस, जो विलियम बसवर्थ थे वो प्रकृति को मानते थे, ट्रीट करते थे, क्या मानते थे? एक लिविंग पर्सनालिटी मानते थे। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिविंग पर्सनालिटी। क्या मानते थे भाई? लिविंग पर्सनालिटी। 74 पे समझ लीजिएगा, 74 क्या कहता है? What does पैंथिज्म मीन्स? भैया ये पैंथिज्म क्या होता है? पैंथिज्म को अगर आप गूगल करोगे ना तो पंथवाद करके कुछ निकल करके आता है, जिसका मीनिंग होता है भगवान सब है और सब भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ ही भगवान है, यानी कि ऑल इज, सॉरी, गॉड इज ऑल इज गॉड। ये पेंथिज्म का मीनिंग है। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा भाई, फ्रॉम वेयर डिड विलियम बसवर्थ गेट आइडिया? वो कहते हैं बसवर्थ को ये विचार कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर, कहाँ से आया? डिड बसवर्थ गेट आइडिया दैट की एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग? ये विचार विलियम बसवर्थ को कहाँ से आया कि प्रकृति की शिक्षा जो है वो किताबी शिक्षा से श्रेष्ठ है? ये बात कहाँ से आई कि प्रकृति की शिक्षा किताबी शिक्षा से अधिक श्रेष्ठ है? तो ये इन्होंने कहाँ से लिया? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूसो। तो ए वाला ऑप्शन सही है भाई, कौन सा हमारा? ए, रूसो, रूसो, है ना। चलो, आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो, और कमेंट शेयर करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा है आज का। चलो, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।